एक लड़की को अचानक एहसास हुआ कि ब्लैक बोर्ड पर डिजाइन की गई समस्या गलत लग रही थी। हालांकि उसने उसे ठीक कर दिया, यह एक क्रांतिकारी सफलता होती, लेकिन उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ समझ नहीं आया। और जब वह लड़की को देखती थी, वह हमेशा भौहें चढ़ाए रहती थी। प्रोफेसर को भी लगा कि उसने उस दूसरी लड़की को ज्यादा आंका था, लेकिन जब दोनों चले गए तो दादी ने सोचा कि यह प्रोफेसर की उलझन है। लेकिन लड़की ने उसे बताया, तुमने घातांक पर माइनस का चिन्ह लगाना भूल गई थी, सब कुछ वहीं से बिगड़ा। दादी ने यह सुनते ही उसे जल्दी से क्लासरूम में वापस ले आई। तो कुछ लोगों की मौजूदगी में लड़की ने कुछ स्ट्रोक्स से उस मूल गलत फॉर्मूले को पूरी तरह ठीक कर दिया। इस समय प्रोफेसर बहुत हैरान था। उसने इस समस्या पर आधी जिंदगी लगा दी थी, अब इसे एक छोटी लड़की ने आसानी से हल कर लिया। इससे प्रोफेसर लड़की की प्रतिभा से पूरी तरह आश्वस्त हो गया। लेकिन लड़की की प्रतिभा से ज्यादा प्रोफेसर को यह जिज्ञासा थी कि पहले इसमें एक से अधिक गलतियां क्यों थीं। लेकिन लड़की ने कहा, मुझे बड़ों की गलती सुधारनी नहीं चाहिए। किसी को भी बहुत चालाक लोग पसंद नहीं आते। जब वह चली गई, दादी उसे एक दीवार के पास ले गई और बताया कि दीवार पर हर खाली जगह 1000 साल की समस्या है। केवल वही लोग जिन्होंने इन समस्याओं को हल किया है, उनकी तस्वीरें वहां लगाई जाती हैं। और तुम्हारी माँ को एक समस्या हल करने का मौका मिला था, लेकिन उसने अपनी कमजोरी के कारण हार मान ली। इस पल में मैरी ने मन बना लिया। वह अपनी माँ का अधूरा काम पूरा करना चाहती थी। मैरी की प्रतिभा के कारण दादी उसे उसके चाचा से दूर ले जाना चाहती थी। सावधानी से ट्रेनिंग देकर वह उसे फिर से समस्या हल करने के लिए ले गई। लेकिन उसके चाचा उसकी माँ के विचारों के सख्त खिलाफ थे। असल में मैरी की माँ एक जीनियस थी, लेकिन अपने ही टैलेंट के कारण उसे अपनी मां द्वारा लंबे समय तक दबाया गया। अकादमिक रिसर्च करने को कहा जाता था। लंबे समय की घुटन उसकी समझने की शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर दिया। दुर्भाग्यवश वह एक धोखेबाज इंसान से भी मिली। मैरी के जन्म के थोड़े समय बाद ही वह आदमी गायब हो गया। वह सदमे को सहन न कर पाने के कारण आत्महत्या कर बैठा। मरने से पहले उसने अपनी बेटी को अपने भाई को सौंप दिया और उम्मीद की कि उसकी बेटी खुशी से बड़ी होगी। लेकिन जैसे जैसे लड़की बड़ी हुई, उसका टैलेंट धीरे धीरे सामने आने लगा। वह सिर्फ गणित में दिलचस्पी लेने लगी। अपनी बहन की तरह जेल जाने से बचाने के लिए उसके चाचा ने जबरन मैरी को पढ़ाई से उठाया और सैर के लिए ले गए। अब उसकी माँ मैरी को लेकर बेताब हो गई है। उसने उसके चाचा पर मुकदमा कर दिया। कारण यह था कि उसके चाचा की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। वह मैरी को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते थे। यह एक जीनियस के बढ़ने की निशानी थी। दादी के वकील बहुत ताकतवर थे। कुछ ही बातों में उन्होंने लड़की से मिलने का अधिकार हासिल कर लिया। हालांकि चाचा राजी नहीं थे, परंतु जज के फैसले के सामने वे बेबस हो गए। कुछ दिन बाद दादी मैरी को बड़े शहर ले गईं। वहां गगनचुंबी इमारतें, जंगल, कारें, पानी, घोड़े, ड्रैगन थे। हर जगह ने मैरी को हैरान कर दिया। और उसकी दादी का घर भी बहुत बड़ा था। वहां उसका पसंदीदा पियानो भी था। यहाँ मैरी जितना चाहे पढ़ सकती थी। उसे अपनी माँ से आगे निकलने का मौका भी था। 2 दिन बाद दादी ने उसे वापस भेज दिया और बहुत सारे तोहफे खरीद कर दिए। हालांकि मैरी को अपनी दादी बहुत पसंद थी, लेकिन वह उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसके चाचा वादा करें कि वे उसे दूर नहीं भेजेंगे। दूसरी सुनवाई में मैरी की कस्टडी पाने के लिए उसकी दादी ने लड़की की जन्म माता को भी बुला लिया, क्योंकि उसने उस व्यक्ति का फायदा उठाया। वह आदमी आया और सीधे ही मैरी को दादी को देने की बात कह दी। शुक्र है कि वकील की लगातार पूछताछ में जज को पता चल गया कि उस आदमी ने 7 सालों में कभी अपनी बेटी को नहीं देखा। वह अपनी बेटी का नाम तक नहीं जानता था। ऐसे पिता को अपनी बेटी के भविष्य का फैसला करने का कोई अधिकार नहीं था। दूसरी ओर की बातों का पर्दाफाश होते देख उसके चाचा ने अंततः हार मान ली। घर लौटने के बाद मैरी बहुत दुखी थी, क्योंकि जब उसके पिता को पता था कि उसकी एक बेटी है, तो 7 साल में कभी उसे ढूंढने नहीं आया। उसे कभी अपने पिता का प्यार नहीं मिला। वह खुद को त्यागा हुआ समझती थी। जन्म से ही वह सबके लिए एक मानक बन चुकी थी। इस बार उसके चाचा ने लड़की को सांत्वना नहीं दी, बल्कि उसे मैटरनिटी हॉस्पिटल ले गए। वहां कुछ नहीं बोले, बस उसे कहा कि वह इंतजार करे। पता नहीं कितना समय बीता, उसके चाचा ने सोई हुई मैरी को उठाया और उसे कहा कि आगे देखो। शुरुआत में मैरी को समझ नहीं आया कि उसके चाचा क्या कहना चाहते हैं। वह बस देख रही थी कि सभी के माथे पर शिकन थी। लेकिन जब एक पिता हंसते हुए मैटरनिटी रूम से बाहर निकला, तो हर कोई उदास हो गया। उसके चाचा ने उससे कहा, यह वही दृश्य है जब तुम पैदा हुई थी। यहाँ आपकी दी गई लेखनी का हिंदी अनुवाद है। हम सभी उनसे ज्यादा खुश हैं। तुम बहुत लोकप्रिय हो। तुम किसी पर बोझ नहीं हो। इस पल में लड़की ने आखिरकार 9 साल के प्रभाव में प्रवेश किया। घायल आत्मा भी ठीक हो गई है।
हालांकि उसके चाचा अपनी भावनाएं व्यक्त करने में अच्छे नहीं हैं, लेकिन वह मैरी को सबसे शुद्ध प्रेम देंगे। वह मैरी को जीवन का सच सबसे सीधे तरीके से सिखाएंगे। तीसरे परीक्षण का समय आ गया है। इस बार चाचा के वकील के बाल सीधे खड़े हो गए। उसने मैरी की मां का मृत्यु प्रमाण पत्र पकड़े हुए उससे कहा, तुमने कभी अपनी बेटी के हालात की परवाह नहीं की। जब तक तुम्हारी बेटी पर त्रासदी नहीं आई, तुमने खुद पर कभी विचार नहीं किया। तुम्हारा दबाव देना असली शिक्षा है। अपनी बेटी की मृत्यु के बाद भी तुमने 7 सालों में अपनी पोती को कभी नहीं खोजा, लेकिन जब तुम्हें लड़की की प्रतिभा का पता चला तो तुम उसे पाना चाहती। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी जैसी त्रासदी तुम्हारी पोती के साथ भी हो? वकील के सवालों का सामना करते हुए दादी ने अपना पक्ष रखा। शायद उससे पहले कि तुम ये निर्णय लेते, मेरी जिम्मेदारियां थीं, जो एक माँ बेटी के रिश्ते से परे थीं। इस धरती पर जीवन को बेहतर बनाने वाली सबसे बड़ी खोजें शेरों जैसे दुर्लभ और तेजस्वी लोगों से आई हैं। उनके बिना हम अब भी कीचड़ में रेंग रहे होते। और मुझे लगता है कि अगर वह आज यहाँ होती, श्रीमान वकील, तो वह तुम्हारे निराधार आरोपों को दोहराती कि वह सिर्फ इसलिए अपना उज्जवल भविष्य छोड़ देगी और अपनी जान ले लेगी क्योंकि माँ ने उसे एक लाल रंग की गाड़ी नहीं दिलाई। फिर दादी के वकील ने कहा कि भले ही लड़की के चाचा की आय कम है, लेकिन लड़की ने एक प्रतिभाशाली स्कूल की छात्रवृत्ति ठुकरा दी थी। तुमने एक प्रतिभा की वृद्धि को इस तरह दफन कर दिया। क्या यह एक लड़की के लिए वाकई न्याय संगत है? वकील के तीखे सवालों का सामना करते हुए चाचा निरुत्तर हो गया। इसके बाद जज ने देखा कि दोनों पक्षों की बातें वाजिब थीं। अंततः उसने फैसला किया कि मैरी को एक पालक परिवार को सौंपा जाए। जब वह 12 साल की हो जाएगी, तब तय किया जाएगा कि वह किसके साथ रहेगी। हालांकि चाचा तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी वह पालक परिवार को देखने गया। दूसरी पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी थी। न केवल बिल्ली पालने की अनुमति थी, बल्कि वह पियानो भी था, जिसकी मैरी को इच्छा थी। हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि यह लड़की के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। इसलिए अगले दिन उसने खुद मैरी को वहां पहुंचाया और वह अब भी अपने चाचा को मार रही थी। वह आशा कर रही थी कि वह उसे न छोड़े, लेकिन चाचा फिर भी मुड़ गया। हालांकि वह अब दिल से दुखी था, लेकिन वह हकीकत के सामने कुछ नहीं कर सकता था। असल में लड़की एक गणित प्रतिभा थी और चाचा सिर्फ एक अनपढ़ मिस्त्री था। लड़की को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए चाचा को उसे पालक परिवार में भेजना पड़ा, लेकिन इससे वे दोनों के बीच का मूल वादा टूट गया। कुछ दिन बाद चाचा ने मैरी से मिलने के लिए एक उपहार लिया, लेकिन लड़की उससे मिलना नहीं चाहती थी। चाचा समझ गया कि उसने जरूर उसका दिल दुखाया है। वह मजबूर होकर उपहार छोड़कर निराश लौट गया। उसे लगा कि लड़की अब उसे हमेशा के लिए नफरत करेगी, लेकिन उसी दिन उसे एक खबर मिली। जब उसे पता चला कि मैरी की प्यारी बिल्ली को मारने वाला है, तो वह गोद लेने के केंद्र की ओर दौड़ा और आखिरी क्षण में बिल्ली को बचा लिया। उसे अचानक याद आया कि उसकी मां को बिल्लियों से एलर्जी थी, इसलिए वह पालक परिवार के पास गया। जैसा कि उसने सोचा था, उसकी अपनी मां भी वहां थी और एक शिक्षक को लेकर अपनी प्रशिक्षण योजना शुरू कर चुकी थी। चाचा ने एक पेपर फेंका और मैरी को अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन मैरी बिना पीछे देखे भाग गई। वह जल्दी से उसके पीछे दौड़ा। लड़की ने उससे सवाल किया कि उसने उसे क्यों छोड़ा। चाचा ने उसे अपने सामने पकड़ लिया और बार बार कहा कि खुद को माफ कर दो। वह चिंतित था कि कहीं वह लड़की के भविष्य में रुकावट न बने, लेकिन अब उसने समझ लिया था, चूंकि लड़की अब इतनी अच्छी है, इसका मतलब है कि उसकी पहले की शिक्षा सही थी। आखिरकार लड़की ने चाचा को माफ कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर कभी अलग न होने की कसम खाई। उसके बाद चाचा अकेले अपनी माँ के पास गया, लेकिन उसकी माँ ने पूछा कि उसे वह पेपर कहाँ से मिला। असल में यह पेपर मैरी की माँ के शोध का विषय था, लेकिन जो बात उसे और भी भ्रमित कर रही थी वह यह थी कि उसकी बेटी ने इस समस्या को हल किया था, लेकिन इसे प्रकाशित क्यों नहीं किया। और चाचा धीरे धीरे सच्चाई तक पहुंच गया। इस समय उसकी माँ थोड़ी स्तब्ध हो गई, फिर उसने अचानक सिर झुका लिया। हालांकि उसकी बेटी ने अपनी योजना के अनुसार जीवन पूरा कर लिया था, लेकिन फिर भी वह दिल से अपनी माँ से नफरत करती थी। फिर चाचा ने उस पेपर को एक सौदे के रूप में इस्तेमाल करना चाहा, ताकि उसकी माँ मैरी की कस्टडी छोड़ दे। अगर वह मना करती तो वह केवल अपनी बहन की इच्छा का पालन करता और पेपर को तब प्रकाशित करता जब उसकी मां मर जाती। पहले उसकी मां थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन अंत में उसने पेपर को चुन लिया। जब चाचा मैरी को लेकर चला गया तो उसने अपनी बेटी का पेपर निकाला, लेकिन उसने देखा कि उस पर हर पन्ना उसकी बेटी के आंसुओं से भीगा हुआ था। वे जैसे अदृश्य निशान थे जो उसकी बेटी के लेखन प्रक्रिया की भावनात्मक उथल-पुथल को रिकॉर्ड करते थे। यह उसकी बेटी के दिल के दुख की तरह था, जो इस पेपर के हर कोने में समाया हुआ था। इस पल में वह मजबूत लड़की और नहीं सह सकी। वह कांप गई। उसकी आंखों से आंसू बाढ़ की तरह निकल पड़े। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी की उम्मीदें और उसके प्रति उसका दर्द इतना गहरा होगा। कहानी के अंत में मैरी फिर से स्कूल गई ताकि अपनी पढ़ाई जारी रख सके, लेकिन स्कूल से छुट्टी के बाद
चाचा उसके और उसकी उम्र के बच्चों के साथ खेलने जाता ताकि वह बचपन की खुशी का आनंद ले सके। चाचा ने पढ़ाई और जीवन के बीच एक संतुलन पाया। यह लड़की को खुद के फैसले लेने की आजादी देता है और भविष्य में जीवन की दिशा को प्रेरित करता है। फिल्म यहीं समाप्त होती है। आज के समाज में शिक्षा एक बिना धुएं की जंग बन गई है। तीव्र प्रतिस्पर्धा के साथ माता पिता की उम्मीदें बच्चों से बढ़ती जा रही हैं और शिक्षा अनिवार्य रूप से आंतरिकता के भंवर में गिर जाती है। हालांकि हमें सोचना चाहिए कि क्या ऐसी शिक्षा पद्धति वास्तव में वैसे प्रतिभावान लोगों को तैयार कर सकती है जैसी हम आशा करते हैं। प्रतिभाओं को तैयार करना सही है, लेकिन प्रतिभाओं को बनाना और तैयार करना, इन दोनों में बुनियादी अंतर है।